हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो दिग्गज नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी के बारे में। दोनों ही बड़े अलग थे, लेकिन साथ में इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। वैसे तो अटल जी बीजेपी में थे और इंदिरा जी कांग्रेस की लीडर, यानी दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर, प्रतिस्पर्धी ही थे। अक्सर वाजपेयी जी इंदिरा जी के डिसीजन को क्रिटिसाइज, आलोचना करते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच एक रिस्पेक्ट, सम्मान और दोस्ती भी थी। 1971 की जंग याद है ना? उस वक्त अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहकर उनकी तारीफ की थी। मतलब पॉलिटिक्स में अलग अलग सोच होने के बाद भी एक दूसरे के लिए इज्जत थी। लेकिन जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो अटल जी ने खुलकर इसका विरोध किया, इसीलिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर भी जब इंदिरा जी की हत्या हुई, अटल जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बात से पता चलता है कि दोनों के बीच रिस्पेक्ट कभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, इनकी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पॉलिटिक्स में मतभेद तो होंगे ही, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करना भी बहुत जरूरी है। सन 1966 में जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एक साल के अंदर ही इंदिरा गांधी ने इस छवि से छुटकारा पा लिया और वो विपक्ष के हमलों का जवाब उन्हीं के अंदाज में देने लगी। इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों ने जनसंघ के खेमे में मतभेद पैदा कर दिए। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक और जनसंघ के राज्यसभा सांसद दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराज मधोक ने उसका यह कहते हुए विरोध किया कि उनकी पार्टी के 1967 के चुनावी घोषणा पत्र में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया गया है। मधोक अपनी आत्मकथा जिंदगी का सफर भाग -3 में लिखते हैं, लंच के दौरान वाजपेयी मुझे ये बताने आए कि बैंकों के बारे में ठेंगड़ी के प्रस्ताव को आरएसएस का आशीर्वाद प्राप्त है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी दी एसेंट ऑफ दी हिंदू राइट 1924 to 1977 के लेखक अभिषेक चौधरी लिखते हैं, वाजपेयी ने संसद में पहले बैंक राष्ट्रीयकरण की जन विरोधी कहकर आलोचना की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें इस कदम के लोकप्रिय होने का अंदाजा हो गया था। उत्तरी भारत में जनसंघ के समर्थक व्यापारी वर्ग को भी महसूस हुआ कि बैंकों की रणनीतियों में बदलाव से उनको भी फायदा होगा। जनसंघ के अखबार ऑर्गेनाइजर ने अपने 23 अगस्त 1969 के अंक में लिखा, वाजपेयी का मानना था कि इंदिरा गांधी का बैंक राष्ट्रीयकरण का फैसला कतई आर्थिक न होकर पूरी तरह से राजनीतिक था। वो एक तरह से सत्ता में बने रहने का उनका हथियार था। वाजपेयी ने हवा के खिलाफ जाने को बुद्धिमानी नहीं समझा। अटल जी और इंदिरा जी ने मिलकर इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया रूप दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच पहला खुला टकराव पूर्व राजाओं को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स, सरकारी भत्ता के मुद्दे पर हुआ। 1 सितंबर 1969 को लोकसभा ने 2/3 बहुमत से राजाओं को प्रिवी पर्स न दिए जाने का बिल पास किया, लेकिन 3 दिन बाद यह बिल राज्यसभा में मात्र 1 वोट से गिर गया। इंदिरा गांधी इस पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने 5 सितंबर को एक अध्यादेश जारी करके राजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे संसद और संविधान के अपमान की संज्ञा दी। मैंने अभिषेक चौधरी से पूछा कि ये जानते हुए भी कि प्रिवी पर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी को जन समर्थन हासिल है, वाजपेयी ने उसका विरोध क्यों किया? इस पर चौधरी का जवाब था, जनसंघ राजमाता सिंधिया और दूसरे राजाओं की वजह से प्रिवी पर्स हटाए जाने के विरोध में था। फरवरी 1970 में ग्वालियर में हुए एक समारोह में, जिसमें वाजपेयी भी उपस्थित थे, विजय राजे सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया ने जनसंघ की सदस्यता ली थी। चौधरी बताते हैं कि इस फैसले का मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ना लाजिमी था, जहां ग्वालियर दरबार के राजनीतिक असर की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। प्रिवी पर्स पर राष्ट्रपति के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को सुनाए अपने फैसले में अध्यादेश को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे सरकार के मुंह पर एक तमाचे की संज्ञा दी। सन 1971 के चुनाव प्रचार में वाजपेयी ने इंदिरा गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ भी पवित्र है उसकी दुश्मन है। जब उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए उनके उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी। जब संसद ने प्रिवी पर्स समाप्त करने के बिल को पास नहीं किया तो उन्होंने अध्यादेश का सहारा लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अवैध करार दिया तो उन्होंने लोकसभा भंग कर दी।
अगर लेडी डिक्टेटर का बस चले तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी भंग कर देंगी। सन 1971 के चुनाव परिणाम के बारे में वाजपेयी का आकलन बिल्कुल गलत निकला। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी सम्मानजनक हार होगी, लेकिन उन्हें इस बात से बहुत धक्का लगा कि महागठबंधन को मात्र 49 सीटें मिली और जनसंघ की सीटों की संख्या 35 से घटकर सिर्फ 22 रह गई, और उनमें से भी अधिकतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन इलाकों से मिली जहां पूर्व राजाओं की पूछ अब भी थी। बाकी के हिंदी भाषी इलाकों में पार्टी को मात्र 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने तय किया कि भारत 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इससे एक दिन पहले भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। अगले 2 हफ्तों तक वाजपेयी ने संसद की कार्रवाई में भाग लेने और दिल्ली में जनसभाओं को संबोधित करने में अपना समय बिताया। इस बीच उनकी तरफ से एक दिलचस्प वक्तव्य ये भी आया कि इंदिरा जी अब जनसंघ की नीतियों पर चल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया कि युद्ध की मुहिम में उनकी पार्टी का सरकार को पूरा समर्थन हासिल है। जब सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो किया, तो वाजपेयी ने यू टर्न करते हुए सोवियत संघ को धन्यवाद दिया और कहा कि जो भी देश हमारे संकट के दौरान हमारे साथ खड़ा है, हमारा दोस्त है। हम अपनी वैचारिक लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। वाजपेयी ने इंदिरा के समर्थन में बोलते हुए कहा, मैं खुश हूं कि इंदिरा गांधी याहिया खां को सबक सिखा रही है। हमारे पास एक ऐतिहासिक मौका है कि हम एक धर्मशासित देश को समाप्त कर दें या उसके जितना संभव हो उतने छोटे टुकड़े कर दें। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के साथ हुए शिमला समझौते को वाजपेयी ने पसंद नहीं किया। उनकी शिकायत थी कि भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर लिए बगैर पंजाब और सिंध में पाकिस्तान से जीती जमीन उन्हें वापस कर दी। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान से जीते हुए शहर गादरा जाने का फैसला किया। अभिषेक चौधरी लिखते हैं, वो अपने साथ 64 सत्याग्रहियों को लेकर गए। वो सब नारे लगा रहे थे, देश न हारा, फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। चिलचिलाती धूप और आंधी का सामना करते हुए 4 किलोमीटर का रास्ता तय कर वो गादरा शहर में दाखिल हुए। जीते गए इलाके के 180 मीटर अंदर आने पर वाजपेयी को उनके सभी साथियों के साथ गिरफ्तार कर ट्रकों पर बैठाकर भारतीय क्षेत्र में ले आया गया। वहां से लौटने पर वाजपेयी ने बोट क्लब पर भीड़ को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी से सवाल पूछा, क्या आखिरी दिन क्रेमलिन से संदेश आने के बाद शिमला में गतिरोध टूटा था? अब तक इंदिरा गांधी वाजपेयी के आरोपों की अनदेखी करती आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने वाजपेयी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सिर्फ हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा सकता है। क्या हम अपने करोड़ों लोगों की आवाज सुने या हर समय सियापा करने वाले चंद लोगों की? वाजपेयी ने पिछला पूरा साल मेरा मजाक उड़ाते हुए बिताया है। क्या वाजपेयी इस बात का खंडन करेंगे कि बांग्लादेश आज वास्तविकता है? सन 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत में भारतीय जनसंघ को सबसे अधिक 90 सीटें मिली। भारतीय लोकदल को 55 और सोशलिस्ट पार्टी को 51 सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते थे। अभिषेक चौधरी कहते हैं, इसका कारण यह था कि वाजपेयी की उम्र उस समय सिर्फ 52 वर्ष थी। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह के मुकाबले उन्हें तब तक प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। अगर नेतृत्व की दौड़ में वाजपेयी भी कूद पड़ते तो नई बनी जनता पार्टी के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाती। रणनीति का तकाजा था कि वाजपेयी इस बार पीछे रहें और अपनी बारी का इंतजार करते। वाजपेयी ने शुरू में प्रधानमंत्री पद के लिए जगजीवन राम को अपना समर्थन दिया था। संसद में विरोधी होते हुए भी जगजीवन राम से उनकी बनती थी। मोरारजी देसाई जिद्दी थे और उनमें लचीलेपन की कमी थी। जगजीवन राम को समर्थन देने से दलितों के बीच संघ परिवार की छवि सुधरने वाली थी, लेकिन चरण सिंह ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उन्होंने अस्पताल की अपनी पलंग से लिखे पत्र में जगजीवन राम की उम्मीदवारी को इस तर्क के साथ खारिज कर दिया कि उन्होंने संसद में आपातकाल का प्रस्ताव पेश किया था। वाजपेयी के पास मोरारजी देसाई का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। चरण सिंह के रहते वाजपेयी को जनता सरकार में गृह मंत्रालय मिलने का सवाल नहीं था। मोरारजी देसाई ने उनके सामने रक्षा या विदेश मंत्रालय में से एक विभाग को चुनने के लिए कहा। वाजपेयी को विदेश मंत्रालय चुनने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा। चुनाव के बाद रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को निशाना बनाते हुए
वो मशहूर वाक्य बोला, जो लोग अपने को भारत का पर्यायवाची कहते थे उन्हें जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। यह अलग बात है कि इंदिरा गांधी ने वाजपेयी को गलत साबित किया और 3 साल बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की। वाजपेयी की भी बारी आई और उन्होंने 1996 और फिर 1998 और 1999 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी सरकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था।